हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्क नाइफ। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर 18 बात चल रही है और जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन डिटरमिनेंट से कैसे निकालते हैं। जी हाँ, डेल्टा, जैसा कि आपने सही सुना, किसी भी मैट्रिक्स का डेल्टा डिटरमिनेंट से उसके लीनियर इक्वेशन जो हम लोग को दिए हुए उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट जंप ऑन करते हैं टॉपिक के साथ। आप लोग पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सेकंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, पहला लीनियर इक्वेशन है a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। ठीक है, तो हम लोग का लीनियर इक्वेशन हमारे पास अगर दिया हुआ है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इसे डिटरमिनेंट से कैसे लिंक करता हूं गाइस, आप लोग ध्यान से देखिए। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम लोग को x एंड y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, a1x किसके बराबर हो जाएगा? c1 - b1y के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। और इसे हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं c1 - b1y बाई a1, करेक्ट। ये हम लोग के पास आ जाएगा। तो इसको हम लोग पुट करेंगे, पुट x वैल्यू इनटू 2। जैसा कि इक्वेशन 2 में हम लोग इसका वैल्यू डालेंगे तो a2 into x का वैल्यू जस्ट निकाला, c1 - b1y बाई a1 प्लस b2y, रेस्ट ऑल सेम एज प्रीवियस, वो c2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। तो इससे अगर हम लोग को y को ध्यान से देखिए, y को हम लोग कॉमन लेना हो तो y का हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो y की वैल्यू क्या क्या कॉमन आ जाएगी? लेफ्ट टर्म में आ जाएगा -a2b1/a1 आ जाएगा यहाँ से, करेक्ट। a2 into b1 by a1 विद माइनस साइन प्लस b2, इस वाले टर्म का भी y कॉमन ले लिए। ठीक है, और राइट साइड में हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं तो c2 इधर आ जाएगा एज इट इज, और ये वाला टर्म जो बचेगा इसको भी हम लोग को भेजना पड़ेगा राइट में। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा a2c1 by a1, ठीक है, विद माइनस साइन। तो हम लोग को यहाँ से डायरेक्ट y की वैल्यू निकल जाएगी। y का वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस बेसिकली राइट RHS बाय दिस फंक्शन, दिस लेफ्ट हैंड साइड। तो y की वैल्यू जाएगी c2, ध्यान से देखिए, c2 a1 - a2c1 by a1। इस वाले टर्म को मैंने एक्सपेंड किया तो इतना आ गया। और डिवाइड किसे करना होगा? इस टर्म से डिवाइड कैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? -a2b1 प्लस b2a1 बाई a1, करेक्ट। इजी है ना? तो यहां से हम लोग को a1, आप लोग देख पाएंगे कि हम लोग का फर्स्ट बाई सेकंड, थर्ड बाई फोर्थ है, तो इसे यहां से a1 बाई a1 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा सिंपल एज इट इज c2a1 - a2c1 बाई b2a1 - b1a2। ठीक है, इस वाले टर्म को पहले लिख लिया, इस वाले टर्म को बाद में लिखा, तो ये हम लोग का y का वैल्यू आ गया। ठीक है, इजी। इस तरह से आप लोग एक बार और सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे तो उससे हम लोग y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसका हम लोग जस्ट यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। जस्ट हम लोग जैसे सेम काम x के लिए किया था, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 रखेंगे, इक्वेशन 2 रखेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम हम लोग 1 क्या लिख सकते हैं? इस बार हम लोग क्या करेंगे? y को छांटते हैं। तो b1y की वैल्यू आ जाएगी c1 - a1x, करेक्ट। तो इससे हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी c1 - a1x बाई b1। कोई डाउट? नो डाउट, राइट। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, पुट इनटू 2। तो इक्वेशन 2 में जैसे पुट किया तुम्हारे पास आ जाएगा a2x एज इट इज प्लस b2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा y का वैल्यू क्या है? c1 - a1x बाई b1 इज इक्वल टू c2। इजी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जस्ट लाइक प्रीवियस हम लोग x को कॉमन ले लेंगे। तो x को यहाँ पे जैसे कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में आ गया a2 और सेकंड टर्म में ध्यान से देखिए यहाँ आ जाएगा -b2a1 बाई b1। कोई शक? b2 के साथ -a1 बाई b1 आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा x का टर्म। राइट साइड में क्या रहेगा? c2 हम लोग एज इट इज रखेंगे और इस वाले टर्म को क्या करते हैं? राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा माइनस साइन के साथ b2c1 बाई b1, राइट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे x की भी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो अगर हम लोग इस RHS टर्म को हम लोग थोड़ा एक्सपेंड करें, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे b1 के साथ, यहाँ पे बन जाएगा किसके साथ? ये सिंपली बन जाएगा b1c2 - b2c1 बाई b1 डिनोमिनेटर। ठीक है, वही लिख लेते हैं b1c2 - b2c1 बाई b1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप लोग इस वाले टर्म का एक्सपेंडेड फॉर्म, दैट इज a2b1 - b2a1 विद b1 साइन एट डिनोमिनेटर। ठीक है, अब अगेन हम लोग यहाँ से b1 से b1 कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू जस्ट लाइक y की जो हम लोग ने लास्ट बार निकाला था वो आ जाती है b1c2 - b2c1 बाई a2b1 - b2a1। कोई शक? करेक्ट। तो गाइस हम लोग की x और y की यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जैसे यहाँ पे x निकाला था और जैसे यहाँ पे हम लोग ने y निकाला था, इसको आप लोग देखिए, हम लोग ने इसको ऐसे लिखा। ठीक है,
तो अगर हम लोग उसको बेसिकली हम लोग ने यही काम किया, हम लोग ने सॉल्व किया दोनों इक्वेशंस को, तो हम लोग के पास x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इसमें कोई डाउट यहाँ तक तो सारा क्लियर है, x और y का हम लोग इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट से लिंक करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, क्या सेम इक्वेशन जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है ये इसके बराबर लिखा जा सकता है, राइट। यहाँ तक तो हम लोग ने डिराइव कर लिया, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। अगर हम लोग ऊपर वाले टर्म को देखें, इस वाले टर्म को देखें, तो क्या ये इसी डिटरमिनेंट का, न्यूमरेटर डिटरमिनेंट का एक्सपेंडेड फॉर्म है? बिल्कुल, क्योंकि एक डिटरमिनेंट क्या होता है, क्रिस क्रॉस ऑफ दिस एलिमेंट दैट इज c1 b2 माइनस b1 c2, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। और उस तरह से हम लोग y की वैल्यू जस्ट निकाली थी x के जैसे, वहां पे भी लिख सकते हैं a1 c2 माइनस a2 c1, और यहाँ पे आ जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। यानी इसी तरह से अगर हम लोग x और y का डायरेक्ट हम लोग अगर वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ x बाय डिटरमिनेंट ऑफ d, ठीक है। उसी से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ y बाय डिटरमिनेंट ऑफ d, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये हम लोग को दिखाएंगे, एग्जांपल से समझ लेते हैं। बेसिकली हम लोग ने डिटरमिनेंट से लिंक कर दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस बेसिकली डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको हम लोग ने रिप्रेजेंट किया। एग्जांपल देख लेते हैं, सब कुछ सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हमारे पास अगेन एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = -1 और 3x + y = 1। हम लोग ने जस्ट अभी जाना था कि अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें तो हम लोग यहाँ पे a1 b1 और c1, ठीक है, उसी तरह से a2 b2 और c2, इसकी वैल्यू क्या क्या आ रही है, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -1 है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, और सेकंड इक्वेशन से यहां देखेंगे तो यहां पे आएगा 3 1 and 1। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसको डिटरमिनेंट के हेल्प से सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट हम लोग ने भी जस्ट जाना, x और y का अगर हम लोग डायरेक्ट लिखें, जैसे आप लोग को अभी जस्ट याद होगा, x में क्या था, यहाँ पे c1 c2 और b1 b2 था, डिटरमिनेंट फर्स्ट बाय, राइट। और उस तरह से डिवाइड में क्या था, डिवाइड में था a1 a2 बाय b1 b2, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे x लिख लेते हैं, और उस तरह से y भी हो जाएगा। y भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, y किसके बराबर था, बस आगे का टर्म चेंज होता है, a1 a2 यहाँ आ जाता है और c1 c2 इधर आ जाएगा, और उसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा एज प्रीवियस, a1 a2 बाय b1 b2, ठीक है। इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो x और y की डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोग उसको तुरंत सब्स्टिट्यूट कर दें आराम से। तो c1 c2 की वैल्यू क्या है, -1 और 1 है, b1 b2 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए 3 और 1 है। इसको डिटरमिनेंट यहाँ डाला, और उसी तरह से अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट डालेंगे तो 2 3 इधर आ जाएगा और b1 b2 3 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से y की वैल्यू देखेंगे तो a1 a2 c1 c2 दैट इज 2 3 -1 और 1, और डिटरमिनेंट नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सेम एज प्रीवियस 2 3 3 and 1, ठीक है। तो मैं एक बात आपको ये फिर से बता देता हूँ कि बेसिकली यही मैंने आपको बताया था कि x क्या था, dx by d था, y क्या था, y था dy by d, जहां पे डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर d क्या होता है, डिनोमिनेटर डिटरमिनेंट ऑफ x एंड y फंक्शंस होता है, 2x और 3 1, 2 3 और 3 1 को जैसा डिटरमिनेंट लेंगे, यहाँ पे 2 3 और 3 1 को डिटरमिनेंट लेंगे, वही t की वैल्यू है, राइट। और उस तरह से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना हो तो वो क्या होता है, dx होता है। dx क्या होता है, जाकि बेसिकली आपको सिर्फ x कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। x कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, 2 3 को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो क्या -1 और 1 आ जाएगा। और उस तरह से यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड टर्म को एज इट इज रखेंगे 3 1 को, जैसे अगर y में हम लोग को खेलना हो तो y में खेलेंगे तो हम लोग x एज इट इज रहेंगे, और जो y कॉलम है उसको हम लोग कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे -1 और 1 से, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे हम लोग को वैल्यू आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए गाइस। इसकी वैल्यू मैं बता देता हूं, यहाँ पे 4/7 आती है, डायरेक्ट है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और राइट वाले की वैल्यू की क्या आ जाती है, -5/7, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्रेमर्स रूल्स भी बोलते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट से हम लोग का ये वैल्यू आ जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं। हम लोग ने सीखा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको जल्दी से आपके लिए इसको समराइज करूं तो क्रेमर्स रूल क्या बोलता है कि अगर अकॉर्डिंग हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है। कांस्टेंट हमेशा राइट में रहेगा, ठीक है, याद रखें। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है। तो हम लोग को निकालना फाइनली ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे 1 और इक्वेशन 2 से ऑब्जेक्टिव ये है कि x और y की वैल्यू
क्या आती है, एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होती है, इसको सिंपली हम देखें तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई डी होता है, जो हम लोग का स्टार मार्क लगा रहा हूं गाइस, और वाई क्या होता है, dy बाई डी होता है, ठीक है। जहां पे हमारे पास जो ये d क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ x एंड y कोफिशिएंट, ठीक है। d क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ x एंड y कोफिशिएंट्स। उसी तरह से नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि dx क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ x वेरिएबल। x वेरिएबल को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अगर ये क्या है, dx इज नथिंग बट, अगर आप लोग एनीवेज अगर हम लोग क्या करना है, x कॉलम को आपको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है, यहाँ नहीं c1 c2 एज इट इज रहेगा। जैसे कि मैंने आपको d के वैल्यू में बताया, ये क्या था, a1 a2 बाय b1 b2, ठीक है, बेसिकली इसका डिटरमिनेंट। और इसी में अगर हम लोग a1 a2 को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दे, c1 c2 b1 b2 को एज इट इज रहने दे, तो ये क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। तो थर्ड हम लोग का क्या बन जाएगा, थर्ड हम लोग का बन जाएगा dy सिमिलरली एज प्रीवियस डिटरमिनेंट ऑफ y, जो क्या हो जाएगा dy, जिसको क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट हम लोग को रिप्लेस करना क्या है, y कॉलम से रिप्लेस करना है, c1 c2 से, ठीक है। और हम लोग को फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रहने देना है, a1 a2। यही इसको क्या बोलते हैं, इसी प्यारे रूल को बोलते हैं गाइस क्रेमर्स रूल, ठीक है। ऑलराइट गाइस, इजी, बहुत आसान। तो हम लोग ने सबसे इंपॉर्टेंट रूल, बेसिकली मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस इंपॉर्टेंट वाइज में हम लोग ने सीख लिया। तो वो था क्रेमर्स रूल, जो कि रिलेट करता है कि अगर आप लोग के पास लीनियर ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, एक सिस्टम है, तो उसमें आपको x और y बेसिकली वेरिएबल्स को कैसे निकालेंगे। ऑलराइट, तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको 2 वेरिएबल्स में एक्सप्लेन करके बेसिकली वेरीफाई करके दिखाया, वैलिडेट करके दिखाया, उसी तरह से हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। हमारे पास 3 इक्वेशंस है, राइट। फर्स्ट इक्वेशन है x1 a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2। सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। तो इसमें हम लोग क्रेमर्स रूल अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इनका x, y और z का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें हम लोग को लंबा बार बार सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेमर्स रूल लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डेल्टा हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा क्या रहेगा, डेल्टा रहेगा हमेशा a1 b1 c1 रहेगा x, y और z का कोफिशिएंट, ठीक है, वो हम लोग का डेल्टा बोल सकते हैं। जैसे डेल्टा 1 को हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा x भी बोल सकते हैं, डेल्टा 1 डेल्टा x एक ही बात चलता है। आप लोग को सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को सेम रखना है, y एंड z को, और x वाले कॉलम को आप लोग को रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट वाले कॉलम से, ठीक है, कांस्टेंट कॉलम से d1 d2 d3। कोएफिशिएंट्स को फिर से देखिए, इक्वेशंस को फिर से ध्यान से देखिए और हमेशा हमेशा के लिए इसे कंटेस्ट कर लीजिए। a1 a2 a3 क्या है, हमारा कोएफिशिएंट्स ऑफ x है, b2 b3 b1 b2 b3 है, y का कोएफिशिएंट c2 c1 c2 c3 z का कोएफिशिएंट, और d1 d2 d3 है हमारा कांस्टेंट्स। तो इसी को अगर हम लोग बारी बारी अगर हम लोग सारे 3 कोएफिशिएंट्स वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स रिप्लेस करें, तो हम लोग का 3 डिटरमिनेंट आ जाएगा, जो कि बोलते हैं डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ठीक है। इसको डेल्टा 3 बोलेंगे, डेल्टा z भी बोल सकते हैं, इसे डेल्टा y भी बोल सकते हैं। तो आपको कभी भी आज तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डेल्टा क्या है, डेल्टा x क्या है, डेल्टा y क्या है, डेल्टा z क्या है, ठीक है। तो डेल्टा y क्या है, आपने ध्यान दे रहे होंगे कि हम लोग का जो सेकंड कॉलम है, इसमें बेसिकली y जो हम लोग का कॉलम रहता है, b1 b2 b3 रहता है, इसको हम लोग ने कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। जैसे डेल्टा z जो होता है, उसमें जो हम लोग का कांस्टेंट कॉलम है, किसको रिप्लेस करेगा, वो z के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करेगा। तो इसी को हम लोग बना देते हैं क्रेमर्स रूल, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग का अगर हम लोग को सॉल्यूशन निकालना हो तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा x बाई डेल्टा, करेक्ट। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा y बाई डेल्टा, डेल्टा हमेशा डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, और z की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा z बाई डेल्टा, ठीक है। तो उसी तरह से तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x और y और z की वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूं गाइस, कि कभी-कभी क्या होता है ना, 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास, लेट्स से इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। तो इसमें क्या होता है कभी-कभी कि हमारे पास ना, कभी-कभी ऐसा पॉसिबल है सिचुएशन कि हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट भी हो सकता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों केसेस के लिए अपना अपना कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आप लोग ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन हमारा ऐसा ही निकलेगा, सॉल्यूशन क्या है वो ऐसे ही निकलेगा। लेकिन अगर यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, ठीक है। डेल्टा क्या था, डेल्टा था कि a b c का कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट,
ठीक है। उधर सेकंड हमारा कंडीशन क्या है कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, डेल्टा जैसे नॉट 0 के बराबर हुआ, कुछ भी हो चाहे 1 हो 2 हो 3 हो -√33 हो, ठीक है, या 1.69 -1.695243 या 1/5 कुछ भी हो, 0 के बराबर नहीं है तो हमारा उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होता है, 1 होता है। और उसका वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं, डेल्टा x बाई डेल्टा से, डेल्टा y बाई डेल्टा से और डेल्टा z बाई डेल्टा से, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जैसे डेल्टा की वैल्यू 0 हुई और उसी के साथ साथ इक्वेशन कंडीशन 1 के साथ कंडीशन 2 भी आ गया कि तीनों जो डेल्टा है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3, इनकी भी वैल्यू अगर 0 के बराबर जैसे हो गई, इसका मतलब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब अनलिमिटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। दैट इज अ सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन भी बता देगा, इस कंसिस्टेंट सिस्टम्स उसको बोलते हैं जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर सॉल्यूशन हुआ उसको बोलेंगे हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फिर डिपेंडेंट सॉल्यूशन डिपेंडेंट रहेगा, एक पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएगा सेकंड कंडीशन। उसके बाद थर्ड कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया कि या तो एक सॉल्यूशन होगा, नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नहीं तो हमारे पास एक और कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि लास्ट वाली कंडीशन जो है वो है थर्ड में कि अगर जीरो सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, आप थर्ड में देखें तो सेम लाइक प्रीवियस, डेल्टा किसके बराबर हो, डेल्टा अगर 0 के बराबर हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और नॉन जीरो, देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 कोई भी इसमें से एक अगर नॉन जीरो के बराबर हो गया, इसका मतलब सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग का ये समरी था। मैं आपको क्या करता हूँ फिर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बहुत यहाँ पे और थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाएं, और इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि आप लोग बहुत सही कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे मेन क्रक्स ऑफ द वीडियो अभी आ रहा है कि अगर हमारे पास नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होना चाहिए, दैट है 2x + 3y = 0। ये क्या है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 1, दैट इज कांस्टेंट टर्म कुछ है, मतलब 0 नहीं है, 1 है, ठीक है। ठीक है, NLHE है, तो नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 हो सकता है। अगर सिस्टम ऑफ NLHE का बात हो रहा है, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, तो या तो इसमें एक सॉल्यूशन होगी, नहीं तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी, और नहीं तो इसमें जीरो सॉल्यूशन होगी। इसके लिए क्या कंडीशन था, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0 दोनों में कंडीशन था। लेकिन अगर इनफाइनाइट और 0 के केस में, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z ये तीनों को भी होना पड़ेगा 0, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा जरूरत नहीं है, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z इस तीनों में से कोई भी अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा 0, ठीक है। 1 हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इसी में एक और पॉइंट मैं आपको ऐड करूंगा गाइस कि अगर जैसे आपको बताते हैं कि हम लोग को कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात की जाती है, राइट। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट एक और है कि अगर नॉन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब भी एक और आता है कि इसमें क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन मोर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। यानी कहने का अगर ये वाला केस है, इसका मतलब क्या है कि ये नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम लोग या तो एक सॉल्यूशन हो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये इनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। समझ में आया। तो यही है बेसिकली क्रक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोल रहा हूँ गाइस कि जेईई का फेवरेट पार्ट है, फेवरेट। मैट्रिक्स से अगर एक दो चीज पूछी जाती है सबसे इंपॉर्टेंट वो है, पहला आता है इनवर्स, सेकंड आता है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंसी चेक करना, ठीक है। कंसिस्टेंसी है उसके नंबर ऑफ रूट्स, या उसके रूट्स का वैल्यू क्या है वो चेक करना, ठीक है। तो हम उम्मीद करता हूं आपको कोई पूरी बातें सारी की सारी क्लियर हो चुकी है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करेंगे गाइस। आप लोग देख रहे हैं वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल। हम लोग मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट्स के साथ। आप लोग एक काम करेंगे, अभी घर जाके इसको पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे और उसके बाद लेके आएंगे अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।